नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कुशवाहा साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम लोग साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान में मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, उसके बाद आगे की सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र। सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर लेते हैं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ पाचन तंत्र के बारे में। अब जैसे ये, ठीक है, पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन तंत्र को सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाचन होता क्या है, ठीक है। पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि पाचन क्या होता है। सो पाचन, अगर आपसे पूछा जाए पाचन क्या है, तो आप बोलोगे जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हम लोग लेते हैं भोज्य पदार्थ, उनको सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, ठीक है। सो जैसे पाचन में आपने बोला, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाने में क्या लेते हैं? तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम क्या लेते हैं खाने में अपने? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमने लिया। कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ठीक, चलो, सॉरी, ठीक है। चलो अब देखते हैं पाचन, ठीक है। सो पाचन मैंने क्या बोला? पाचन क्या होता है? तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे पाचन कहलाती है। तो सबसे पहले हमने बोला हम अपने भोजन का 70%, ठीक है, हम अपने भोजन का 70% क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और क्या लेते हैं हम अपने भोजन में? तो हम क्या लेते हैं अपने भोजन में? प्रोटीन लेते हैं। और क्या लेते हैं? तो भोजन में और क्या लेते हैं हम? प्रोटीन लेते हैं। साथ ही साथ हम अपने भोजन में क्या लेते हैं? तो वसा लेते हैं, विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। सो हम देखते हैं पाचन सबसे पहले बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पाचन में समझते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया और वसा लिया अपने भोजन में। सो पाचन क्या होगा? जब ये कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप बोलोगे ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गई पच के? अमीनो अम्ल में। और वसा किस में कन्वर्ट हो गई? तो आप बोलोगे ग्लिसरॉल, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गई? ग्लिसरॉल, या आप बोल सकते हो फैटी एसिड, या फिर किस में कन्वर्ट हो गई? सो फैटी एसिड। यही क्या कहलाएगा? आपका पाचन। ये क्या कहलाएगा? आपका पाचन। सो फिर से समझते हैं, पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन क्या होता है। सो आप बताओगे पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जैसे हमने कहा, हमने अपने भोजन में क्या लिया? हमने कार्बोहाइड्रेट लिया भोजन में। कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी? अमीनो अम्ल में। हमने वसा ली, वसा किस में कन्वर्ट होगी? तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में। तो ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गए? सरल भोज्य पदार्थों में। और यही क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन कहलाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि पाचन में सबसे सहायक क्या है, मतलब पाचन कैसे होता है? तो आप बोलोगे एंजाइम। कौन करता है पाचन हमारे शरीर में? एंजाइम। तो आप बोलोगे पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को पाचन की सहायता, एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। एंजाइम के बारे में हम लोग आगे देखेंगे सारी चीज़ें, जब हार्मोन्स, एंजाइम सारी चीज़ें देखेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बस बेसिक बताया है कि पाचन क्या होता है। सो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट
कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है? अमीनो अम्ल में। वसा किस में कन्वर्ट होती है? तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, चल पाचन तंत्र। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। चलिए अब पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोग इसको दो भागों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भाग या आप तीन भाग ले लो। ठीक है, इसको मैं फिगर के माध्यम से अभी अच्छे से आपको बता दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका आहार नाल। अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे क्या होती है, आहार नाल क्या होती है। दूसरा क्या है आपकी पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ। थर्ड क्या है आपका, तो आप बोलोगे सहायक अंग। ठीक है, ऐसे अंग जो हमारे पाचन में क्या करें, हेल्प करें, सहायक अंग। तो पाचन तंत्र को पढ़ते टाइम हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल क्या होती है, अभी मैं बताऊंगी। ये 30 से 33 फीट लंबी होती है। ठीक है, 30 से 33 फीट लंबी होती है आहार नाल। सो आहार नाल क्या होती है हम बताते हैं। मुख गुहा से, ठीक है, मुख गुहा से हमारा भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब सबसे पहले हम रोटी का टुकड़ा या जो भी हम खा रहे हैं सबसे पहले कहाँ रखते हैं, अपने मुख गुहा में, माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी से लेके मतलब जिस जिस अंग से भोजन हो के जाता है और फिर वो कहाँ से निकल जाता है, एनस या गुदा से बाहर निकल जाता है। तो भोजन जहाँ जहाँ से हो के जा रहे हैं वही क्या है, हमारी आहार नाल है। तो मुख गुहा से आप बोलोगे बड़ी आंत या गुदा तक क्या होता है, हमारा आहार नाल होता है। ठीक है, चल आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मैंने बताया आपको ये 30 से 33 फीट लंबी होती है। अब देखते हैं आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, आहार नाल के अंतर्गत आपका मुख गुहा आएगा। अभी हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे अच्छे से, अभी आप केवल समझ लीजिए, मैं रिवाइज भी करा दूंगी। मुख गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी। मुख गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी। मुख गुहा आएगी, इसके बाद क्या आएगी आपकी ग्रसनी, ग्रसनी। ठीक है, फिर क्या आएगी आपकी ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। इसके बाद, ठीक है, ग्रास नली के बाद फिर आपकी आएगी, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, ग्रास नली के बाद आपका क्या आएगा, तो छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत। ठीक है, ये क्या है आपका आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। सो फिर से देखते हैं, पाचन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। अभी हम क्या बोल रहे हैं, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख गुहा को इंग्लिश में माउथ कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी को फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रास नली को ईसोफेगस बोलते हैं, छोटी आंत को क्या बोलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देखा मुख गुहा। अब मैं आपको इसको पिक्चर के माध्यम से बता देती हूँ। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही बस बता रही हूँ आपको। ये क्या है, ये आप देख रहे हो, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये क्या है आपकी माउथ कैविटी। यही क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है आपकी माउथ कैविटी है, मुख गुहा है। ठीक है, इसके बाद ये टंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमने आहार नाल में पढ़ा है उसको देख रहे हैं। तो ये क्या है आपकी माउथ कैविटी है। ये क्या है आपकी, तो ये आपकी ग्रसनी है, या हमने क्या बोला अभी, इसको ग्रसनी को फेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है आपकी ग्रसनी, ग्रसनी। और ये क्या है, ये आपकी क्या है, माउथ कैविटी है। ठीक है, मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, चलो इसके बाद हमने बोला ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या होती है, ये आप देख रहे हो, ये पाइप जैसी जो संरचना है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रही है आपको,
ठीक। इसके बाद क्या आती है ग्रास नली, एक्चुअली सॉरी एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, ग्रास नली के बाद आप बोलोगे आमाशय। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर का, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा या सबसे इम्पॉर्टेंट भाग क्या है, आमाशय, स्टमक, पेट, ठीक है। मैं आमाशय लिखना भूल गई। इसके बाद ये जो आपका आ रहा है ये क्या है, ये आपका क्या है, आमाशय, ठीक है, आमाशय। इसके बाद मैंने क्या बोला, छोटी आंत, ये लीवर है आपका, इसको मैं बाद में बताऊँगी। ये लीवर है आपका, ये क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय। ये जो अंदर आपको गुथी हुई संरचना दिख रही है ये क्या है, आपकी छोटी आंत, और जो बाहर ये मोटी संरचना दिख रही है ये क्या है, आपकी बड़ी आंत। अच्छा, यहाँ पे अपवाद है, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगी। तो फिर से देखते हैं, मैंने बोला आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आएगा। आहार नाल होती क्या है, सो जहाँ से जैसे भोजन हम जो लेते हैं वो मुख गुहा के अंदर लेते हैं, और वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ जहाँ पाचन होता है, और फिर क्या होता है, वो मलाशय के बाद किस में जाते हैं, गुदा में जाते हैं, और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जहाँ से ये पूरा भोजन होकर गुजरता है उसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल में मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में बोलते हैं, 30 से 33 फीट लंबी होती है। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे मुख गुहा आती है, ठीक है, मुख गुहा हो गई, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब मैंने बताया ये क्या है आपकी मुख गुहा, ये ग्रसनी, ये क्या है आपकी, ये पाइप जैसी जो संरचना है ये क्या है आपकी, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये आपकी ग्रास नली है, ये जो पाइप जैसी संरचना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी ग्रास नली किसकी होती, तो आपको पता है जिराफ। जिराफ की जो ग्रास नली होती है वो सबसे लंबी होती है। हमारी ग्रास नली कितनी होती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। हमारी ग्रास नली कितनी होती है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, लीवर है। लीवर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये सहायक अंग में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया इसके बाद ये क्या आता है, ये आपका आमाशय। आमाशय, फिर आपका क्या है, ये जो अंदर गुथी हुई संरचना है ये छोटी आंत है, और जो बाहर गुथी हुई संरचना है ये क्या है, बड़ी आंत है, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं फिर से, ठीक है, ठीक। आहार नाल हो गया। आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे ग्रसनी, ग्रास नली, ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पे ग्रास नली के बाद आप आमाशय लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आमाशय। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है। पाचक ग्रंथियाँ आपसे पूछा जाए पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है तो उसको समझते हैं। अच्छा, ग्रंथि क्या होती है, पाचक ग्रंथियों को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए ग्रंथि या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रंथि को, तो ग्लैंड। सो पाचक ग्रंथियों को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, ग्लैंड क्या होता है। तो आपको पता है हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, सेल्स से या कोशिकाओं से मिलकर बना है। सो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में आ जाती, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, एक ऊतक बन जाती हैं, ठीक है, टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि ग्रंथि क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी ना किसी तरल पदार्थ को, लिक्विड को स्रावित करे या सिक्रीशन करे, वही क्या है, ग्रंथि है। सो आपसे पूछा जाए ग्रंथि क्या होती है तो आप बोलोगे कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी भी प्रकार का लिक्विड या तरल पदार्थ स्रावित करे, वो क्या है, ग्रंथि है, ठीक है। चलो, अब हमने क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाचक ग्रंथि, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पाचक ग्रंथि के बारे में, ठीक है, पाचक ग्रंथि, ठीक। चलो, पाचक ग्रंथि, ठीक। अब देखिए पाचक ग्रंथि हमने बताया ग्रंथि कोशिकाओं का समूह जो किसी न किसी लिक्विड का श्रावण करे, वो ग्रंथि होती है। पाचक ग्रंथि मतलब क्या होगा कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो लिक्विड श्रावित कर रही है या जो तरल पदार्थ श्रावित कर रही है वो किस में सहायक हो, पाचन में सहायक हो, वो पाचक ग्रंथियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग ग्रंथि या ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी जो ग्लैंड्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड मिक्स्ड, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि। सो अभी हम लोगों को क्या पढ़ेंगे, जो देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। बहिःस्रावी ग्रंथियों से जूस या एंजाइम निकलते हैं, और जो आपकी मिक्स ग्लैंड होती है उससे एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। फिर से देखिएगा अंतःस्रावी, ये आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ग्रंथि का तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते, तो आप बोलोगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं।
बहिस्रावी या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स तथा जूस का या तरल पदार्थ जो भी उसका सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। मिक्स ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि पाचन में सबसे सहायता, मतलब पाचन जो हमारा होता है, पाचन में सबसे ज़्यादा सहायता कौन करता है, तो आप बोलोगे एंजाइम। भाई पाचन करने में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो एंजाइम। और एंजाइम में मैंने अभी आपको बताया एंजाइम जिन ग्रंथियों से निकलेगा वो कौन सी ग्रंथियाँ होंगी, तो बहिस्रावी होंगी। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि ये जो पाचक ग्रंथियाँ जितनी भी होती हैं सब कैसी होती हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, बहिस्रावी एंजाइम्स का। और पाचन पढ़ रहे, पाचन में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका कौन निभाता है हमारे भोजन को पाचन करने में, तो किसके द्वारा होता है, तो एंजाइम के द्वारा। तो अगर एंजाइम निकाल रही हैं तो वो कैसी होंगी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए पाचन तंत्र में जो हम पाचक ग्रंथियाँ पढ़ते हैं वो सारी कैसी ग्रंथियाँ होती हैं, तो आप बोलोगे वो कैसी ग्रंथियाँ होती हैं, सो वो सारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं मुख गुहा, ठीक। मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप बोलोगे लार ग्रंथि, ठीक। मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, सो लार ग्रंथि। आपको पता है आप जैसे ही भोजन करते हो, ठीक है, हमारे मुख गुहा के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लार बोलते हैं। अच्छा, लार लिक्विड है, लार कैसा है, तरल है, लिक्विड है। तो इसको कौन सिक्रेशन कर रहा होगा, इसको कौन निकाल रहा होगा, तो ग्रंथियाँ निकाल रही होंगी। मैंने अभी आपको बताया ग्रंथि क्या होती है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ निकाले वो ग्रंथि होती है। अब जब लार निकल रही, तरल पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ग्रंथि से निकल रही होगी। तो वो कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। कैसी ग्रंथि, पाचक ग्रंथि है। पाचक ग्रंथि कैसी ग्रंथियाँ होती हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर समझ में नहीं आते मैं दोबारा आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, ग्रसनी में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रास नली की। ग्रास नली में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ग्रास नली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि। ग्रास नली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। आमाशय, ये आपका आमाशय। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, सो आप बोलोगे आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप बोलोगे आंतरिक ग्रंथि। 1 सेकेंड, ग्रास नली में छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है। अच्छा, बड़ी आंत में ग्रंथि नहीं पाई जाती क्योंकि छोटी आंत में आते आते हमारा पूरा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। सारे एंजाइम्स से भोजन का पाचन हो जाते हैं। बड़ी आंत में भोजन पचता ही नहीं, तो वहाँ पे कोई एंजाइम्स निकलने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से, ठीक है, किसी भी ग्रंथियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आहार नाल हमने देख लिया, जहाँ से भोजन होकर गुजरता है वो पूरा क्या है, आहार नाल। तो स्टार्टिंग में क्या है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक। सो मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। ग्रसनी में ग्रंथि नहीं पाई जाती कोई भी। ग्रास नली में कौन सी पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। छोटी आंत में कौन सी पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। सॉरी, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आंतरिक ग्रंथियाँ। इनको हम लोग बाद में फिर से देखेंगे, अभी आप केवल समझ लीजिए। मैं अभी फिर से रिवाइज करा दूँगी। अब हम बात करेंगे सहायक अंगों की, कि पाचन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। ये आहार नाल का भाग नहीं है, इसके बावजूद भी पाचन में सहायता करते हैं। तो क्या हो गए हमारे, दांत। दांत हो गए, जीभ हो गई हमारी, ठीक है, टंग, लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर, यकृत। और इसके बाद क्या हो गई आपकी अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये सारे टॉपिक्स हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दांत को भी हमें पाचन तंत्र में पढ़ना है, दांत, जीभ, यकृत तथा अग्नाशय, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा, मतलब मैंने ओवरव्यू दे दिया पूरा कि पाचन तंत्र के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या। ये सारे टॉपिक्स हमें पाचन तंत्र में पढ़ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से। सो फिर से देखते हैं, पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हमने आपको क्या बताया कि पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पाचन क्या होता है। सो पाचन क्या होता है,
जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। जैसे हमने बोला कि हम अपने भोजन में क्या क्या लेते हैं, तो आपने बोला कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में हो जाती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो वसा है आपका, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? पाचन हो गया। इसके बाद पाचन तंत्र को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? आहार नल, एलिमेंट्री कैनाल इंग्लिश में बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये कैसी होती है? तो एक्सोक्राइन होती हैं या बहिस्रावी होती हैं। इसके बाद हमने क्या देखा? सहायक अंग कौन कौन से हैं? आहार नाल में हमने देखा ये 30 से 33 फीट लंबी होती है, मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत तक जाती है, बड़ी आंत के गुदा भाग तक जाती है मुख गुहा। इसके बाद क्या आती है? ग्रसनी, ग्रास नली, ठीक है, आमाशय, स्टमक, ठीक है, पेट को बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके बाद हमने क्या देखा? पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों में क्या क्या है? मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। ग्रास नली में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आंतरिक ग्रंथि। इसके बाद हमने क्या देखा? सहायक अंग। सहायक अंग में दांत, जीभ, यकृत तथा अग्नाशय, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके आगे की, ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। एक बार मैं खुद आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, समझते हैं। अभी आहार नाल को हम लोग खुद समझते हैं, ठीक। चलो, ये क्या है? आपकी मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, ठीक, ग्रास नली, स्टमक, ठीक, ये क्या है आपकी? तो आप बोलोगे ये छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। इसके बाद ये क्या है आपकी? तो आप बोलोगे ये बड़ी आंत है। बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड, हाँ, ठीक, चलो, ठीक। ये क्या है आपकी? तो ये बड़ी आंत हो गई, ठीक, ये बड़ी आंत। यहाँ पे क्या था आपका? लीवर, ठीक है, लीवर। यहाँ पे क्या है? गॉल ब्लेडर या पित्ताशय। यहाँ पे आपकी है अग्नाशय, पत्तीनुमा संरचना है अग्नाशय। सो इसको हम लोगों ने अपने तरह से समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने क्या बताया था, ये क्या है? सो आप बोलोगे ये मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा या माउथ कैविटी बोलते हैं। यहाँ मुख गुहा के पीछे ये कौन सी संरचना होती है? ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये क्या है आपकी? ग्रास नली। क्या है ये? ग्रास नली, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ये लीवर है आपका, लीवर को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद ये क्या है आपका? स्टमक, आमाशय, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आमाशय, ठीक है। इसके बाद ये छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत का ही भाग होता है आपका पक्वाशय, डिओडेनम। पक्वाशय या इसको ग्रहणी भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिओडेनम बोलते हैं। इसके बाद ये जो अंदर वाला भाग है इसको इंग्लिश में इलियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। छोटी आंत लिख रहे हैं। ये अंदर वाली क्या होती है? जो गुथी हुई संरचना होती है वो छोटी आंत होती है, और ये जो बाहर वाली संरचना है ये क्या है आपकी? बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है। अब आपको आई होप ये आहार नाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही क्या है आपका आहार नाल? माउथ कैविटी से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? तो आप बोलोगे ये क्या है आपका? एनस, ठीक है, एनल। ये गुदा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, गुदा। माउथ कैविटी से गुदा तक क्या होता है आपका? पूरा ये क्या है? आहार नाल है, ठीक है। चलिए अब एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मुख गुहा। सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउथ कैविटी।
माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, ये आपका माउथ या बक्कल, ठीक है। तो माउथ कैविटी भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, माउथ कैविटी। चलिए मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मुख गुहा में कौन सी पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो आपने बोला मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। बहुत अच्छे से नोट करते चलिएगा, बहुत डिटेल में मैं बताने जा रही हूँ। मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलती है, तो आप बोलोगे लार ग्रंथि से क्या निकलती है, सो लार ग्रंथि से लार निकलती है। फिर से देखिएगा, मुख गुहा में कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि से क्या निकलती है, लार निकलती है। सो लार में देखते हैं हम सबसे पहले लार क्या होती है। लार क्या होती है, तो आपने देखा होगा लार में क्या होता है, 99% क्या होता है, वाटर। लार में 99% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। 1% क्या होता है, सो आप बोलोगे 1% इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। क्योंकि लार ग्रंथि भी, लार जो है वो भी हमारे भोजन को पचाती है ना। भोजन को पचाने में सबसे पहले जो हम बाइट लेते हैं खाने का, तो सबसे पहले तो हम मुख गुहा में ही रखते हैं और उसको जब चबाते हैं तो लार उसमें क्या होती है, मिक्स होती है। तो लार हमारे भोजन में बहुत सहायता करती, पाचन में। अगर भोजन के पाचन में सहायता कर रही है, इसका मतलब इसमें भी क्या पाया जा रहा है, एंजाइम पाया जा रहा है। सो 1% क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। सो लार, ठीक है, लार में 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होता है। लार का अगर आपसे क्या पूछा जाए, पीएच मान, पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान पूछा जाए तो लार का पीएच मान कितना होता है, 6.7, ठीक है। लार का पीएच मान, लार का पीएच मान आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, 6.7 से 6.8 के बीच में होता है। कहीं कहीं आपको 6.7 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 6.8 मिलेगा। सो अगर लार का पीएच मान 6.7 से 6.8 है तो इट मीन्स लार जो है वो कैसी, अम्लीय है कि क्षारीय। सो आप बोलोगे लार कैसी होती, अम्लीय होती है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। अगर किसी चीज़ का मान 7 से कम हो, अगर किसी चीज़ का मान 7 से कम हो तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अच्छे से समझिएगा। अगर किसी चीज़ का मान 7 से अधिक हो तो वो कैसा होता है, सो आप बोलोगे वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और अगर 7 है सो ये वो कैसा होता है, उदासीन। उदासीन जैसे वाटर, वाटर कैसा है, उदासीन है, 7 पीएच मान है। सो अम्लीय। अब मैंने आपसे बोला अगर पीएच मान 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। सो इसका पीएच मान, लार का पीएच मान कितना है, 6.7 या 6.8 है। सो इट मीन्स कि ये 7 से कम है, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। जैसे ब्लड, ठीक है, ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो आपको याद रखना है, अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम है सो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। सो लार कैसी, हाँ, लार की अगर आपसे प्रकृति पूछी जाए कि लार की प्रकृति कैसी है तो आप बोलोगे कि लार कैसी है, लार की प्रकृति कैसी है, तो आप बोलोगे कैसी है, तो अम्लीय प्रकृति की है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक दिन में मनुष्य कितने लीटर लार स्रावित करता है, अगर लार की मैंने बोला प्रकृति पूछी जाए सो लार कैसी है तो आप बोलोगे अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की, ठीक है। अब नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य एक दिन में कितने लीटर लार को स्रावित करता है या सिक्रीशन करता है तो आप बोलोगे 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। मतलब एक दिन में हमारे लार ग्रंथियों से 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लार तथा यूरिन की मात्रा सेम होती है लगभग। एक दिन में मनुष्य 1 से 1.5 लीटर मूत्र या यूरिन का परित्याग भी करता है और एक दिन में मनुष्य 1 से 1.5 लीटर क्या निकालता है, लार भी स्रावित होती है मनुष्य के मुख से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लार के बारे में हो गया। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोगों ने क्या, माउथ कैविटी बोलते हैं। मुख गुहा के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आपने बोला लार ग्रंथि पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है, कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है तो आप बोलोगे 3 जोड़ी,
कितने? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगी कि 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है। लेकिन अभी आप समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है वो कितनी होती है, तो संख्या में 6 होती, पेयर्स में कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ठीक, लार में क्या क्या होता है? तो आप बोलोगे लार में 99% क्या होता है? वाटर होता है। हम लोगों ने देखा है कि एक दिन में मनुष्य कितने लीटर लार को स्रावित करता है? तो 1 से 1.5 लीटर, और 1 से 1.5 लीटर यूरिन का परित्याग भी करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या पाई जाती है मुख गुहा में? लार ग्रंथियाँ। अभी मैंने बताया कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती, तो आपने बोला कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ठीक है, पेयर्स में कितनी होती है? 3 जोड़ी। अब कौन कौन सी होती है बहुत अच्छे से समझते हैं। पहली सबलिंगुअल, ठीक सर, एक मिनट, ठीक, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, ठीक है। ये कहेंगे सब मैक्सिलरी भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, और थर्ड आपकी कौन सी होती है? 1 सेकेंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि। अब इसको समझते हैं। सबलिंगुअल कौन सी होती है? सबलिंगुअल जो हमारे जीभ के दोनों तरफ पाई जाती है वो सबलिंगुअल होती है। जबड़े के नीचे ये जो दोनों तरफ पाई जाती है वो कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर होती है। और कान के पीछे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारे कान है यहाँ पे जो पाई जाती है इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है? ये आपकी लार ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के मुख गुहा में या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बोलोगे पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, सबलिंगुअल जीभ के दोनों तरफ पाई जाती है, सबमैंडिबुलर जो है वो जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वो कान के पीछे यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ पाई जाती है। तो इसको लिख लीजिएगा, जीभ के दोनों तरफ सबलिंगुअल, ठीक है, जीभ के दोनों तरफ, जीभ के दोनों तरफ सबमैंडिबुलर, ठीक है, जबड़े के नीचे, ठीक है, जबड़े के दोनों तरफ या जबड़े के नीचे, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरोटिड ग्लैंड कान के पीछे कहाँ पाई जाती है? सो कान के पीछे, ठीक। फिर से देखिएगा, लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? तो 3 जोड़ी। कौन कौन से? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। सबलिंगुअल जीभ के दोनों तरफ, सबमैंडिबुलर जबड़े के नीचे दोनों तरफ, पैरोटिड ग्रंथि कान के पीछे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी, तो आप बोलोगे पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि पैरोटिड ग्लैंड में आपने देखा होगा गलसुआ या मम्स। तो पैरोटिड ग्लैंड में जब एक वायरस प्रवेश कर जाता है, उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस या विषाणु, पैरामिक्सो वायरस, ठीक। सो पैरोटिड ग्लैंड में जब कौन सा वायरस प्रवेश कर जाता है? पैरामिक्सो वायरस। तब हमें क्या हो जाता है? मम्स हो जाता है, ठीक है, मम्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं? गलसुआ।
गलसुआ क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जो कान के पीछे क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो हमें गलसुआ या मम्स हो जाता है, बहुत पेन होता है। तो फिर से देखते हैं, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्रंथि में जब क्या हो जाता है, एक वायरस जिसका नाम है क्या है, पैरामिक्सोवायरस प्रवेश कर जाता है, तो हमारे पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और इसी को क्या बोलते हैं, मम्स या गलसुआ बोलते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया आपको कि क्या होता है, लार ग्रंथि 3 होती हैं, ठीक है, 3 जोड़ी पाई जाती, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब आगे देखते हैं, लार के बारे में हमने देखा था कि लार में क्या क्या होता है, तो आपने बोला लार में 99% क्या होता है, सो वाटर। ठीक है, 99% क्या होता है, वाटर होता है। 1% क्या होता है, सो 1% क्या होता है, एंजाइम। 1% क्या पाया जाता है लार में, 1% लार में एंजाइम पाया जाता है। अब कौन सा एंजाइम, तो आप बोलोगे कि मैम लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 2, और 2 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइलिन। टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, ठीक, सॉरी, ठीक, टाइलिन। दूसरा है लाइसो एंजाइम। लाइसो एंजाइम, टाइलिन तथा लाइसो एंजाइम। टाइलिन को ही एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं एमाइलेज मिले तो यही है। ठीक है, टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, एमाइलेज। तो फिर से देखते हैं लार में क्या क्या पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया लार में 99% वाटर होता है, जल होता है। 1% क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, और उस 1% में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो टाइलिन, टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। दूसरा कौन सा पाया जाता है, लाइसो एंजाइम पाया जाता है। अब समझते हैं टाइलिन का क्या काम होता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च या इसी को क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो आप बोलोगे माल्टोज में। ठीक है, या फिर आप इसको ग्लूकोज भी लिख सकते हो, किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम। ठीक है, फिर से देखिएगा, इस टाइलिन का काम पूछा जाए अगर आपसे कि टाइलिन का क्या काम होता है, तो आप बोलोगे टाइलिन क्या करता है, स्टार्च या मंड, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे ये काट दीजिएगा। ठीक है, स्टार्च या मंड को किस में बदलता है, माल्टोज या ग्लूकोज में बदलता है। अब देखिएगा स्टार्च या मंड क्या होता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊँगी कि 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च या मंड क्या होता है, अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा। अनाजों में जो ग्लूकोज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टार्च या मंड। जैसे हमने क्या खाया, रोटी खाई, चावल खाया, आलू खाया, इन सब चीज़ों में क्या पाया जा रहा है, स्टार्च पाया जा रहा है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज या माल्टोज। माल्टोज इनडायरेक्टली अगर आपको ग्लूकोज याद रखना है तो ग्लूकोज याद रखिएगा। पहले मैं समझा देती हूँ सारी चीज़ें। अभी हमने आपको बताया था इससे पहले कि पाचन क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब पाचन में मैंने आपको क्या बताया कि टाइलिन। ठीक है, अब पाचन में कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में। जब भोजन पच के कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, तो हम बोलेंगे पाचन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टार्च या मंड लिया। स्टार्च या मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। सो जब हमने भोजन लिया, हमने रोटी का एक टुकड़ा खाया, रोटी का टुकड़ा खाया तो हम मुख गुहा में लिया। मुख गुहा में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथियों से क्या निकलती, लार। लार में 1% क्या पाया जाता है, एंजाइम। पहला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। तो जैसे ही हम रोटी चबाएंगे उसके बाद उसमें कौन सा एंजाइम मिलेगा, टाइलिन एंजाइम मिलेगा। टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, वो जो हमने रोटी का टुकड़ा लिया हुआ उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ठीक है, और भी आगे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं आगे, मतलब लगभग 70% पाचन हो जाते हैं। अगर आप बोलोगे तो लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही हो जाता है, 30% पेट में होता है। ठीक है, वो आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो जैसे ही टाइलिन एंजाइम किस में मिला, ठीक है, उस टुकड़े में, रोटी के टुकड़े में जब हम चबा रहे थे तो उसने क्या किया, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। अब इसको थोड़ा सा मैं डीप बता देती हूँ। ये सबसे पहले क्या करता है, स्टार्च या मंड को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। जब हम शर्करा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी
कि स्टार्च या मंड कैसे शर्करा है, पॉलीसैकेराइड शर्करा है, तथा माल्टोज कैसी शर्करा है, तो डाइसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड और जो डाइसैकेराइड शर्करा होती है वो मीठी शर्करा होती है। वो कैसी होती है, मीठी शर्करा। पॉलीसैकेराइड मीठी नहीं होती है। तो जैसे स्टार्च या मंड, ठीक है, किसमें, अनाजों में पाया जाता है। अनाज जब हम खाते हैं तो क्या मीठे लगते हैं, नहीं लगते हैं हमको, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो मीठा लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मोनोसैकेराइड पाया जा रहा है, ठीक है, फैक्ट्रोज है। तो जैसे ही हमने रोटी का टुकड़ा अपने मुख में अंदर लिया और इसमें क्या मिला, टाइलिन एंजाइम मिला। टाइलिन ने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। माल्टोज डाइसैकेरा है, डाइसैकेराइड शर्करा है, और ये क्या होती, मीठी होती। तो आपने देखा होगा कि रोटी चबाने के बाद हमको थोड़ी सी मीठी लगने लगती है। जैसे कहते हैं ना कि उनके हाथ की रोटी बहुत मीठी है, तो मीठी किसी के हाथ की भी रोटी नहीं होती है। उसमें होता क्या है, टाइलिन जो है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड शर्करा थी, वो मीठी नहीं थी, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज। माल्टोज कैसी शर्करा है, डाइसैकेराइड ही, ये मीठी होती। तो जब स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में, तो वो हमें क्या लग रहा है, हल्का हल्का मीठा लग रहा है। इसी वजह से अनाज जब हम रोटी खाते हैं तब मीठी नहीं लगती, जब हम चबाने लगते हैं उसको तो हल्की हल्की हमको कैसी प्रतीत होती, मीठी मीठी प्रतीत होती, क्योंकि स्टार्च या मंड को टाइलिन किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज। माल्टोज क्या है, ठीक है। इसके बाद माल्टोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट से भोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। तो आप इतना याद रखिएगा, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च या मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है या माल्टोज में। लाइसोएंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को कैसे नष्ट करता है, आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, हम बिना हाथ धोए, ठीक है, ऐसे ही भोजन कर लेते हैं, तो हमारे हाथों में बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, वो भोजन के माध्यम से हमारे मुख गुहा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मुख गुहा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोएंजाइम। वो क्या करता है, इन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। आपने देखा होगा सड़क पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, ठीक है, और वो धूल मिट्टी बहुत सारी, उसमें बैक्टीरिया बैठे होते हैं, जैसे समोसे वगैरह की जो स्टॉल्स वगैरह हो गई, तो वो सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनको खाते हैं तो हमारे मुख गुहा में कौन सा, क्या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोएंजाइम। वो क्या करता है, सारे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी जो है हम कोई ऐसा ब्रेड वगैरह खा लेते हैं जिसमें जो है जो थोड़ा सा आपने देखा होगा फफूंदी टाइप की लग गई है, उसको अगर खा लेते हैं उसमें भी क्या बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है, मुख गुहा में जाके लाइसोएंजाइम क्या कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना हाथ धोए खा लें कि लाइसोएंजाइम तो हमारे मुख गुहा में पाया ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाना हाथ धो के खाना चाहिए, ठीक है। सो अब हमने ये आपको बताया कि दो एंजाइम पाए जाते हैं लार में, कौन कौन से, टाइलिन या एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च या मंड को माल्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइसोएंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने आपको आज बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई कि पाचन तंत्र को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया, आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ तथा सहायक अंग, और सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। गुड बाय।